सुप्रभात मित्रों। एग्जाम शिविर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बिंदु वर्ण विचार जो कि आपके पूर्ण हो चुका था। आज की कक्षा में हम जो वर्ण विचार की और जो भाषा से संबंधित जो प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसके बारे में आज हम चर्चा परिचर्चा और अध्ययन करेंगे। हिंदी विषय किस प्रकार से प्रश्न आते हैं इनके बारे में आज हम देखेंगे। तो आपको देखना है और प्रश्नों को समझना है, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से आपको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से आपको जल्दी से जल्दी इसको प्रश्न को अटेंड करना है, 1 मिनट में उसको प्रश्न को सॉल्व करना है। वह चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आपका क्या होना है, अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जिससे आपका क्या है प्रश्न अच्छे से कवर हो जाए। तो थोड़ा आपको यहाँ पर समस्या होगी, पीपीटी की थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी टेक्निकल इशू के कारण मैं क्वेश्चन को लिखूंगा और आपको देखना है। तो चलिए प्रश्न नंबर प्रथम पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला आप देखिए और समझिए। पहला प्रश्न, सांविधानिक संवैधानिक दृष्टि से संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है। यह आपका प्रश्न है। आपके ऑप्शंस हैं अ मातृभाषा, ब ऑप्शन है आपके पास जनभाषा, जिसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, और स ऑप्शन है तुम्हारे पास। स ऑप्शन है देखिए सांस्कृतिक भाषा, और अंतिम ऑप्शन है तुम्हारे पास द ऑप्शन राजभाषा। तो चलिए ये अपने ऑप्शन आ चुके हैं और प्रश्न भी आ चुका है। प्रश्न पर जरा ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है। मतलब संविधान की अगर दृष्टि से अगर देखा जाए तो अपनी जो हिंदी जो भाषा है वह कैसी भाषा है। ऑप्शन एक मातृभाषा है, ऑप्शन बी जन भाषा है राष्ट्रभाषा है, ऑप्शन सी ये सांस्कृतिक भाषा है, ऑप्शन डी राजभाषा है। तो जरा देखिए मातृभाषा आपको पता होना चाहिए कौन सी मातृभाषा है। तो मातृभाषा अपनी क्या है संस्कृत है। ये ऑप्शन बिल्कुल आपकी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, जन भाषा। और ये सांस्कृतिक भाषा सही ऑप्शन देखिए आप, सांस्कृतिक भाषा, ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, संस्कृति से संबंधित है, ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और जन भाषा ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन क्यों गलत होगा, जनभाषा या राष्ट्र की भाषा का मतलब यह है कि लोग जो अपना संपर्क करते हैं वो क्या होता है राष्ट्रभाषा, मतलब संपर्क की भाषा है। संपर्क करने के लिए या बातचीत करने के लिए जिस भाषा का यूज किया जाता है उस भाषा का नाम है राष्ट्रभाषा बोलते हैं या जनभाषा। वो क्या है। अब अपना प्रश्न है संविधानिक, अगर संविधान के अंतर्गत देखा जाए तो उसका क्या नाम आता है राजभाषा आता है। ऑप्शन आपके जो द है वह सही होगा राजभाषा। और यह प्रश्न जो है आपके आ चुका है, आपके सेकेंड ग्रेड 2011 में आ चुका है। यह प्रश्न सेकेंड ग्रेड 2011 में यह प्रश्न आ चुका है। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न, कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन
सही है। ठीक है, ऑप्शन अ सरकारी कामकाज की भाषा, सरकारी काम काज की भाषा राजभाषा है। सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा है। ब ऑप्शंस सरकारी कामकाज की भाषा सरकारी काम काज की भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहा जाता है, राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ऑप्शन स ऑप्शन है सार्वजनिक रूप से, संवैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से हिंदी से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया है, घोषित किया है। और अंतिम ऑप्शन है अपना केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष सीएम होता है। तो ये आपके 4 ऑप्शन आ चुके हैं। प्रश्न है हमारे पास, देखिए कौन सा कथन सही है। ये अपना क्या है प्रश्न है, 4 आपके क्या है ऑप्शन दिए गए हैं। क्या है आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा है, सरकारी कामकाज की भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहा जाता है। स ऑप्शन है संवैधानिक रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया है, या द केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष सीएम होता है। तो जरा सोचिए प्रश्न पर और देखिए। तो यह ऑप्शन देखिए सरकारी कामकाज की भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं, देखिए आपका पहले प्रश्न में आपका इसका दिख जाएगा कि सरकारी कामकाज की भाषा कौन सी है, राष्ट्रभाषा नहीं है। और सार्वजनिक रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा घोषित किया है, ये भी आपका कथन गलत है। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष सीएम होता है, ये भी बिल्कुल आपका गलत है। और सही कौन सा है यह पूछ रहा है, तो सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा है। तो ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है, सत्य है। तो चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखिए, चलिए प्रश्न संख्या अपन 3 देखेंगे। प्रश्न है खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी का विकास, खड़ी बोली हिंदी का विकास, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, किस अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन 1 है अपने पास
ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, ब ऑप्शन है तुम्हारे पास ब ऑप्शन शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश, तो ऑप्शन अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, दो ऑप्शन है आपके पास, इधर देखिए दो ऑप्शन है पेशाची अपभ्रंश, पेशाची अपभ्रंश। चलिए यह अपने क्या है तीसरा क्वेश्चन अपना चल रहा है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन आपके पास ए है मागधी अपभ्रंश, बी है शोरसेनी अपभ्रंश, सी है अर्धमागधी अपभ्रंश और अपना लास्ट ऑप्शन द है पेशाची अपभ्रंश। तो सोचिए मैंने आपको पहली जो अपनी कक्षा हुई थी जिसमें भाषा का विकास समझाया था तो उसके अंतर्गत आपने सोचा होगा कि मागधी अपभ्रंश, ठीक है, प्राकृत से क्या बनी थी मागधी, महाराष्ट्री और अपनी शौरसेनी। तो शौरसेनी अपभ्रंश से ही क्या अपना विकास होता हिंदी की खड़ी बोली का। पेशाची अपभ्रंश भी नहीं होगा आपका, अर्धमागधी और मागधी भी नहीं होगी। मगध वाला प्रदेश क्या है आपका वो अलग है, तो हिंदी से इसका विकास नहीं हुआ है। किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश हमने देखा था। और शौरसेनी अपभ्रंश से किसका हुआ हिंदी का विषय होना। और मरु गुर्जरी अपभ्रंश से किसका हुआ है? तो मरु गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है आपका हिंदी और गुजराती का हुआ है। सॉरी हिंदी, एक मिनट, मरु गुर्जरी अपभ्रंश से आपका विकास हुआ है राजस्थानी और गुजराती का हुआ है। तो यह आपकी फैक्ट है मरु गुर्जरी का। और अपने शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। और यह जो प्रश्न है आपके सेकंड ग्रेड 2019 की संस्कृत शिक्षा विभाग की 2019 का जो संस्कृत जो शिक्षा विभाग था उससे ये प्रश्न लिया गया है। चौथा प्रश्न है तुम्हारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। निम्न, चलिए दूसरी साइड ले लेते हैं, ये बड़ा प्रश्न है थोड़ा। प्रश्न संख्या 4, निम्न लिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। कौन सा प्रश्न है? चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। तो ऑप्शन आपका अ है, ध, सगोश, महाप्राण और दंत्य है। चलो पहली बात ये है, दूसरी बात क्या है? ब, सगोश, ब सगोश, ओष्ठ्य, महाप्राण, स
ऑप्शन तुम्हारे पास है, देखिए इधर ऑप्शंस देख लीजिए अच्छे से। च, अघोष, तालव्य, अल्प प्राण और अंतिम ऑप्शन है दो ऑप्शन। उस ऑप्शन का नाम है ख, कंठ्य, महाप्राण, अघोष। चलिए, तो ये है अपने क्या चार ऑप्शन है। प्रश्न अच्छा सा है, ये आपके प्रश्न थर्ड ग्रेड में आ चुका है, थर्ड ग्रेड में आ चुका है, राजस्थान थर्ड ग्रेड में प्रश्न है तुम्हारे पास। देखिए प्रश्न को अच्छे से समझिए आप कि क्या है प्रश्न और क्या पूछ रहा है। मैंने पूरे कॉन्सेप्ट इसको बताए थे। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, मतलब तीन बातें इसमें क्या है सही है और एक बात क्या है इसमें बिल्कुल गलत है। तो पहली बात अपन देखेंगे कि ध जो है अपना, जो ध ये दिख रहा है आपको, ध धनुष वाला ध, इसमें से ये सघोष है, महाप्राण है, दंत है। तो सघोष किसको बोलोगे, आपको मैंने बताया होगा। सघोष उसे बोलोगे जो 1, 3, 5 ये क्या है सघोष होते हैं। महाप्राण किसको बोलोगे, तो देख लो अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण मैंने आपको बताया था पूर्व की कक्षा हमने देखा होगा कि अल्प प्राण और महाप्राण कौन से होते हैं। तो 2, 4 आपके क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ठीक है, 2, 4 महाप्राण होते हैं और अल्प प्राण क्या होते हैं आपके 1, 3, 5 होते हैं। इधर देखोगे तो आपके ये 1, 2 होता है और ये आपके क्या होता है 3, 4, 5 होता है। सघोष होता है ये अपने, एक बार अच्छे से देख लीजिए। सघोष क्या होता है 3, 4, 5 और अघोष क्या होता है 1, 2 होता है। और 2, 4 क्या होता है अल्प प्राण होता है, महाप्राण तो ये महाप्राण होता है और अल्प प्राण होता है 1, 3, 5। अल्प प्राण 1, 3, 5 होता है। मतलब कहने का ये है कि ये टोटल 30 होते हैं, इसके साथ यरलव और 11 स्वर जुड़े होते हैं। इसमें ये सघोष व्यंजन कितने होते हैं 31 होते हैं। सघोष व्यंजन क्या होते हैं 31 होते हैं। तो देखिए द अपन देखते हैं तो त, थ, द और ध। ध कितने नंबर पर आ रहा है, ध का क्रमांक अगर देख लीजिए, इसका ध का क्रमांक क्या है त, थ, द और ध। सबसे पहले तो इसका क्रमांक नंबर आपको पता होना चाहिए, ये 4 पर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। सघोष है तो हाँ है 4 नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही है। अल्प प्राण अब क्या पूछा, महाप्राण पूछा है तो महाप्राण में क्या है देखिए, महाप्राण में ये देखिए 4 नंबर है तो बिल्कुल 4 नंबर भी है तो महाप्राण भी सही है। दंत देख लीजिए, दंत आपको पता होना चाहिए किसके आधार पर है, ये उच्चारण स्थान के आधार पर है। तो दंत का क्या है लीतु लसानाम दंत, तो लीतु ले त वर्ग में त, थ, द और ध आता है। तो देख लीजिए इसमें भी ये सही है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या है सही है। ऑप्शन क्या है सही है, पूछा क्या है गलत है तो गलत ढूंढेंगे हम। ब है, अब ब का क्रमांक आप बिल्कुल पहले तो क्रमांक डाल दीजिए। ब है तो ब ये रहा अपना कितने नंबर प, फ, ब आता है 3 नंबर पर। अब क्या पूछा उसने सघोष, बिल्कुल सघोष 3 नंबर पर आता है, अच्छा सा सही है, चलो ठीक है। अब उसने पूछा है ओष्ठ, ओष्ठ को आपका क्या होना चाहिए उच्चारण स्थान के आधार पर सूत्र बना होना चाहिए अपपद्यमानो ओष्ठो। अ उ और बड़ा उ, प में प वर्ग पूरे प, फ, ब बिल्कुल ब भी आ रहा है। अब महाप्राण आप देख लीजिए, ये भी सही ये भी सही। अब महाप्राण आप देख लीजिए, महाप्राण में मैंने बताया 2 और 4, हमारा क्रमांक क्या है 3 है। क्या है क्रमांक 3 है तो बिल्कुल ये गलत है। महाप्राण क्या है गलत है और हमें क्या पूछा है गलत है, तो ये अपना क्या है सही है। पूछा क्या है इन्होंने कौन सी बात गलत है, ये अपना महाप्राण में नहीं आएगा, ये आएगा आपके अल्प प्राण में आएगा। देखिए ये किस में आएगा आपका अल्प प्राण आएगा। बाकी आप ऑप्शन देख सकते हो, च देख सकते हो, च किस में आएगा इचुएशन नाम तालु, तो तालु सही है। अघोष में आता है, हाँ अघोष में आता है। देख लीजिए
च पहले में आता है, बिल्कुल ये भी सही है। और अल्प प्राण में आता है, अल्प प्राण में देख लीजिए 1 नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसके बाद द है, ख, क, ख, ख का क्रमांक 2 नंबर है। कितना नंबर है? 2 नंबर है। तो क और ख, अकु अकु विसर्जनम कंठ, क्या है? अकु विसर्जन कंठ, क और ख, तो ख भी आ रहा है। महाप्राण में देखिए 2 नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही है। अघोष में देख लीजिए आप 1 और 2, तो 2 नंबर आ रहा है, सही है। तो ये सभी आपके क्या है? ऑप्शन सही है। इसमें सिर्फ ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, इसको आपका चॉइस करना होगा। और इस प्रकार से आपका ये जो है आपका यह कथन गलत है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका सही होगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन है स्वर रहित र का प्रयोग, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है ये प्रश्न जो है आपके PSI 2011 में आ चुका है। ये प्रश्न ऑप्शन तुम्हारे पास है ट्रक, ऑप्शन तुम्हारे पास है ट्रक। ध्यान से देखिए प्रश्न को, ट्रक। ब ऑप्शन तुम्हारे पास मिलता है पुनर्निर्माण, इसके बाद आपका ऑप्शन है ऑप्शन त्राटक, और द ऑप्शन तुम्हारे पास मिलता है शत्रु। चलिए ये 4 ऑप्शन भी आपके क्या है लिख चुका हूं मैं। 4 ऑप्शन क्या है आपके लिख चुका हूं मैं। प्रश्न क्या है? स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। स का जो है र, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। ट्रक, पुनर्निर्माण, त्राटक, शत्रु। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पदच्छेद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? पदच्छेद करना पड़ेगा। जैसे कि त्राटक, ट्रक, शत्रु। मैं लिखता हूं पहला ही ट्रक, ट्रक लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है ट्रक। तो इसमें क्या निकल रहा है? ट्रक में एक तो आपके ट आधा निकल रहा है, देख लीजिए ये क्या है? ट आधा है, ये आपका ट आधा है। और ये क्या है? ये आपका र है। आप इसको देख लीजिए, ये क्या है आपका? र है। और इसके बाद किसकी आवाज आ रही है? देख लीजिए अ की आवाज आ रही है, और फिर क, फिर अ, ये निकलेगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपने? स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, तो र इसमें का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि र के साथ क्या है? ये अ जुड़ा है, इसलिए ये नहीं होगा। शत्रु देख लीजिए, त्राटक देख लीजिए, अब देख लीजिए त्राटक, र में क्या है? त, फिर र, और र में क्या है? आ जुड़ा हुआ है। फिर ट में क्या है? आ जुड़ा हुआ है। फिर क में क्या जुड़ा हुआ है? आ जुड़ा हुआ है। क में आ अ जुड़ा हुआ है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। क्या बोल रहा है? स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, मतलब स्वर पीछे नहीं आना चाहिए। ये जो र है, ये जो र है उसके पीछे ये स्वर नहीं आना चाहिए, स्वर रहित होना चाहिए। ऐसा शब्द कौन सा है? तो ऐसा शब्द शत्रु देख लीजिए, शत्रु का आप कर लीजिए काम। शत्रु करिए पदच्छेद। श में क्या निकला? अ निकल रहा है। फिर त्र, तो त्र में क्या आएगा आपके? त्र में आएगा एक तो त, फिर र, फिर कौन सा? छोटा ऊ की मात्रा, तो ये ऊ। तो इसमें भी आप देख लीजिए र में क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है। तो स्वर रहित होना चाहिए, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पुनर्निर्माण का आप करके दीजिए। मैं करता हूं पुनर्निर्माण, देख लीजिए पुनर्निर्माण अपन करते हैं कि क्या सही है। पुनः निर्माण, ये है अपना शब्द। मैं इसका परिच्छेद करता हूं। प में क्या लिखा हुआ है? छोटा ऊ। न में अ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर नी में न, फिर
छोटी ई, फिर र, फिर म, फिर आ, सॉरी देख लीजिए एक बार, फिर लिख रहा है र, र, फिर आ, फिर न, ठीक है, न पूरा है तो इसके पीछे अ। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो ये जो र है उसके बाद क्या आ रहा है अपने म आ रहा है। इसको आप देखोगे प्रश्न यहीं से आपके क्लियर हो जाएगा। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। क्या पूछ रहा है? स्वर रहित र का प्रयोग पुनः निर्माण हुआ है। इसका आंसर क्या है? पुनः निर्माण। ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये रहा अपना आंसर, उत्तर। तो देख लीजिए ध्यानपूर्वक क्या कह रहा हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कुल 5 प्रश्न हो चुके हैं। छठा प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न लिखिए, ऋण लिखा है, ऋण को क्या कहेंगे? प्रश्न है अपना, ऋण को क्या कहेंगे? ऑप्शन, ये प्रश्न आपका आ चुका है पटवार में 2011 में। ऑप्शन ए लिख दीजिए या अ लिख दीजिए। ऑप्शन ए है अक्षर, ऑप्शन बी है तुम्हारे पास वर्णमाला, और ऑप्शन सी है व्यंजन, और डी है तुम्हारे पास स्वर। चलिए छोटा सा प्रश्न है, फटाक से इसका उत्तर दे दीजिए। क्या है प्रश्न? क्या है प्रश्न? है ऋण को क्या कहेंगे? क्या है ये ऋण? शब्द क्या है अपने पास? ऋण है। इसको क्या कहेंगे आप? वर्णमाला कहोगे, अक्षर कहोगे, व्यंजन कहोगे या स्वर कहोगे? तो अक्षर, अक्षर किसे कहोगे आप? जैसे कि ये है अपना क, और इसमें अपन अ जोड़े, वर्ण है क, उसमें से अपन अ स्वर जोड़ दिया तो ये अपने क्या हो जाएगा? अक्षर। अब ये तो है ही नहीं पूरा, ये क्या है? शब्द है। क्या है देखिए, थोड़ा सोचिए। तो ये गलत हुआ, वर्णमाला भी नहीं है, ठीक है, व्यंजन भी नहीं है, ये पूरा क्या है? ऋण। व्यंजन भी नहीं है, स्वर है। क्यों है? इसका आंसर क्या होगा आपका? स्वर होगा। क्यों होगा? मतलब ऋण को जब हम लिखते हैं तो कुछ ऐसा लिखा जाता है, ये ऋण लिखने पर ऐसा लिखा जाता है, लेकिन जब इसको बोला जाए, अगर देखिए ध्यान से देखिए, इसके आंसर किस प्रकार जाएगा? ऋण को अगर लेखन की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या है? स्वर है। क्या है? लेखन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऋण ही लिखेंगे, लेकिन उच्चारण या मौखिक दृष्टि से अगर देखा जाए, क्या है? उच्चारण या मौखिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये क्या है? री। इस प्रकार से आपके उच्चारित होगा, जो कि क्या है? व्यंजन है। यहाँ पर अपन किस प्रकार से प्रश्न करेंगे? री को क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे, व्यंजन नहीं कहेंगे। हम यहाँ पर ऋण को क्या है? ऐसा लिखा है। अगर मैं ऑप्शन में ऐसा लिखता, री, ऋण में री कहा जाता है, तो ये व्यंजन होगा फिर। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्या करते हैं? कंफ्यूज करते हैं। और आपको प्रश्नों को क्या करना है? अच्छे से आपको समझना होगा, ताकि क्या हो, आपकी प्रश्न सही हो सके। तो ये छठा प्रश्न हो चुका। नेक्स्ट अपना 7वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। 7वां प्रश्न है, देखिए ये है, एक मिनट, ये है अपना क्या? रू। क्या है? रू का, इसको सिंगल यूनिट में ले लेंगे, वर्ण विच्छेद होगा। रू का क्या है? वर्ण विच्छेद होगा। ऑप्शन अ र हलन,
और ऊ, ब ऑप्शन र हलंत और ऊ, स ऑप्शन र हलंत और री, और अंतिम ऑप्शन र हलंत और ई। प्रश्न तुम्हारे पास मिल चुका है। क्या पूछा है इन्होंने? पूछा है क्या? रू। क्या है? रू। क्या है ये? रू और का वर्ण विच्छेद इन्होंने पूछा। क्या है? रू का वर्ण विच्छेद होगा। ऑप्शन ए के र प्लस ऊ या र प्लस ऊ या र प्लस री, तो र प्लस ई कौन सा ऑप्शन सही है? ये क्या है? देखिए ये है अपना र। इसमें क्या छिपा हुआ है देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिए। ये किस प्रकार का है? बड़ा ऊ है, ये बड़ा ऊ लगा हुआ है। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए र के बाद क्या आएगा? बड़ा ऊ आएगा। तो ये ऑप्शन सही होगा। इसमें अगर र ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा, तो फिर ये आता। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ब सही होगा। ये भी गलत है और ये भी गलत है और ये भी आपका गलत है। ऑप्शन संख्या ब, ऑप्शन क्रमांक ब आपका बिल्कुल सत्य है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट अपन 7 देखेंगे। किस क्रम में पश्य स्वर है? किस क्रम में पश्य स्वर है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ऊ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी आई। तो ये अपना क्या है? ऑप्शन। और प्रश्न है हमारे पास क्या? किस क्रम में पश्य स्वर है? तो ये स्वर से प्रश्न आया है। ये प्रश्न आया है स्वर से। मैंने पहले ही बता दिया स्वर से आपके 30% चांस बनते हैं और बाकी जो बनता है वो व्यंजन से प्रश्न बनाने के चांस पूरे बनते हैं। तो देखिए मैंने आपकी क्लास में बताया था कौन सा प्रकार। पहला प्रकार वृत्ताकार मात्रा और उच्चारण के आधार पर बताया था। दूसरा प्रकार वृत्ताकार मतलब ओष्ठ की आकृति के आधार पर बताया। तीसरा प्रकार मैंने बताया था कौन सा? जीभा की क्रियाशीलता के आधार पर या जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर बताया था। तो देखिए 3 प्रकार मैंने बताए थे। देखिए 3 प्रकार मैंने बताए थे, अग्र, मध्य और पश्च। तो मैंने इसमें बताया था जो आगे से जो निकलते हैं स्वर, ऐसे स्वर जीवा के आधार पर, और मध्य बीच में से और पश्च में से। पूछा है इसने क्या? पश्च। तो पहले आपको पता ना है मध्य में कौन सा होता है? अ। पश्च में और कौन सा होता है? आ। मग्र में ई, बड़ी ई, इसमें ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, इसमें ए, फिर ऐ, इसमें ओ और औ, और अंत में बचा ये आपका ऋषि। तो चलिए इसका ये मैंने वापस बता दिया। क्वेश्चन सॉल्व करने के कारण क्या हम इसको वापस देखेंगे। तो अपना प्रश्न है पश्च स्वर। देख लीजिए पश्च में कौन सा आ रहा है? ई आ रहा है। ए ऑप्शन क्या है? ई आ रहा है? नहीं, ई तो अग्र है, तो बिल्कुल ये गलत है। ई अग्र है, बिल्कुल गलत है। पश्च पूछा है, बी ऊ आ रहा, हाँ बिल्कुल सही है। ऊ अपना क्या है? सही है। सी ऑप्शन देख लीजिए बस। ए है तो ए भी आपका क्या है? अग्र है। और आई भी अपना क्या है? अग्र है। तो ये भी गलत, ये भी गलत और ए ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन सबका सही होगा बी। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन क्या करने? सही करना है। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही होगा। ऊ। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट आगे किया प्रश्न। चलिए प्रश्न देखते हैं अगला। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 9। उत्क्षिप्त ध्वनि, प्रश्न संख्या कौन सी है देख लीजिए आप, 8वां और ये 9वां प्रश्न सही है। चलो, उत्क्षिप्त ध्वनि
का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन उक्षिप्त मतलब ताड़नजात या फेंका हुआ वर्ण। बार बार मैंने कक्षा में इसका जिक्र किया था कि उक्षिप्त वर्ण क्या होता है, ताड़नजात या फेंका हुआ वर्ण होता है। तो देखिए एक ऑप्शन लिखा हुआ है आरजू। ऑप्शन एक है आरजू, ऑप्शन बी अपने पास है खसरा, ऑप्शन बी है खसरा, ऑप्शन सी है पढ़ाई, और ऑप्शन डी इधर लिख देते हैं अपन जफर। जफर, ठीक है, जफर। तो चलिए चार ऑप्शन हैं। पूछा क्या है इन्होंने प्रश्न कि उक्षिप्त या ताड़नजात या फेंका हुआ वर्ण। तो देखिए आरजू नहीं, आरजू नहीं है, उक्षिप्त ध्वनि नहीं है। पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो उक्षिप्त है वो उक्षिप्त क्या है। उक्षिप्त है अपना क्या, ऋड और ऋढ़। ये दो ध्वनियां जो है उक्षिप्त है, ताड़नजात है, फेंके हुए वर्ण है। तो आप बिल्कुल इसको देख सकते हो प्रश्न में, डायरेक्टली आप इसका आंसर कर सकते हो पढ़ाई। जफर, जफर आप देखो तो इसमें फ जो है वो अरबी फारसी वाला शब्द है। क्या है, अरबी फारसी वाला शब्द है। ये अरबी फारसी वाला शब्द है, ये गलत हो जाएगा। आरजू भी नहीं है, खसरा भी नहीं है, सीधा सा आप देख सकते हो पढ़ाई में ये क्या आ रहा है, रीढ़, रीढ़ आ रहा है। एक और होता है उक्षिप्त रीढ़। तो इस प्रकार से आपका ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन क्या है, सही हो जाएगा। नया प्रश्न, अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न। प्रश्न है हिंदी में हिंदी में कुल वर्ण है। प्रश्न आ चुका है, देखिए बोर्ड पे, देखिए अच्छे से, श्याम पट्ट पर देखिए। हिंदी में कुल वर्ण है। ऑप्शन एक लिख रहा हूं मैं 52, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 58। तो देखिए और समझिए, मैंने वर्ण विचार की कक्षा में पहले ये बता दिया था। इसके बाद मैंने जब पाठ्यक्रम जब विश्लेषण किया था तभी भी मैंने बताया था, बार बार मैंने बताया था यह प्रश्न आपका गलत बिल्कुल होना नहीं चाहिए। 52 होते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखना है। इसमें क्या पूछा है, इसने कुल पूछा है। क्या पूछा है, कुल पूछा है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना होगा आपको, जल्दबाजी में नहीं करना है। जल्दबाजी में आपको क्या कर सकती है, ये आपके हानिकारक हो सकती है। जल्दबाजी आपके लिए क्या हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। कुल पूछा है तो 52 होते हैं, 56 होते हैं, 44 होते हैं, 58 होते हैं। पहली बात तो 58 कोई संख्या है ही नहीं अपने। अगर संस्कृत वाले जो री और रे फिर जोड़ते हैं तो अभी 58 होती है। लेकिन संस्कृत अपनी मातृभाषा है, अपन पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा, राजभाषा, राजकीय जो पत्राचारों में जो प्रयोग आती है, राजकार्यों में जो प्रयोग में आती है, वह भाषा पढ़ रहे हैं अपने हिंदी। और राष्ट्रभाषा, संपर्क की भाषा भी बोलते हैं, राष्ट्रभाषा को बोलते हैं संपर्क की भाषा। तो ये तो बिल्कुल गलत ही है। 44 जो मैंने बताए थे ये अध्ययन की पद्धति के आधार पर है, तो ये भी अपना क्या है, बिल्कुल असत्य है, ये गलत है। 56 जो मैंने बताए थे ये कुल क्या है, मानक है, माने गए हैं। ये क्या है, मानक वर्ण है, माने गए। तो ऑप्शन ए की बचता है अपना 52, जो कि बिल्कुल सही है। 52 कैसे, 44 अपने मूल हैं, अध्ययन की पद्धति के आधार पर है, और इसमें 8 और प्लस करने। 8 कौन से, 4 तो संयुक्ताक्षर, 2 ताड़नजात, 2 अयोगवाह, जिसके बाद ये क्या बनेंगे, पूरे 52 वर्ण बनेंगे। तो ये प्रश्न आपका 10वां प्रश्न इस प्रकार से सही हो जाता है। नेक्स्ट 2 प्रश्न और बचते हैं शेष, देख लीजिए। प्रश्न है 11वां, अनुनासिक, अनुनासिक। प्रश्न देखिए बोर्ड पर, ध्यानपूर्वक देखिए। अनुनासिक ध्वनियों, अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम
है। यह प्रश्न आपके सेकेंड ग्रेड 2014 में आ चुका था। तो ऑप्शन एक है, ध्यान पूर्वक ऑप्शन देखिए, अंग, न, न, इय और म। बी ऑप्शन से अंग, इय, न, न और म। सी ऑप्शन है तुम्हारे पास, सी ऑप्शन देख लीजिए, इय, म, न, न और अंग। और डी ऑप्शन है अपने पास, इय, म, अंग, न और न। तो ये अपने पास प्रश्न है और मेरे पास चार ऑप्शन हैं, विकल्प हैं, चार विकल्प हैं। चारों विकल्प में से कौन सा सही है, इसको देखने के लिए आपको क्या होना चाहिए, वर्गीय व्यंजन 25 जो वर्गीय व्यंजन है वो आपको पता होना चाहिए, उसका जो क्रम है वो आपको पता होना चाहिए, जिसके कारण ये प्रश्न आपका सही हो सके। तो आप बोलिए क वर्ग का, जिसमें क, ख, ग, अंग, मतलब सबसे पहले तो आपका क्या आएगा, अंग आएगा। पहला जो ऑप्शन ई आ रहा है वो ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं है, वो तो बिल्कुल क्या है, गलत है। वो ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल गलत है। ध्यानपूर्वक देखिए, क, ख, ग, घ और अंग आता है। इसके बाद देखेंगे च वर्ग, कु और चू वर्ग बोलेंगे अपन, च, छ, ज, झ, ई आएंगे। अंग के बाद क्या आएगा, ई आएगा। तो अंग के बाद ई आ रहा है और अंग के बाद न आ रहा है, ये बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन बी सही होगा। और अगर इसका सही देखना है तो अपन देखेंगे क, चू, टू, तो ट, ठ, ड, ढ, न आएगा। फिर त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न सही है। प, फ, ब, ब और म आएगा, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। तो ये ऑप्शन आपका बी सही है, जो कि प्रश्न आ चुका है सेकंड ग्रेड 2014 में। आज का अंतिम प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या, सवाल संख्या 12। प्रश्न है, किस विकल्प किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन, क्या पूछा है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। मैंने पहले ही बताया था, प्रश्न आपके हैं, नहीं है, सत्य है, असत्य है, बेमेल है, मेल है, ऐसे प्रश्न आपको पूछा जाएगा। इसमें पूछा है नहीं है, कौन सा जो है आपका नहीं है। तो ए ऑप्शन, ऑप्शन ए थ, च, फ, थ, बी, बी ऑप्शन ध, झ, ग, घ, प, सी ऑप्शन क, ठ, द और भ और अंतिम ऑप्शन डी, ग, ज, य और ब। तो ये देख लीजिए, आपके ऑप्शन आपको मिल चुके हैं। चलिए, ये अपने क्या है ऑप्शन, प्रश्न क्या है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक देख लीजिए क्या कह रहा है प्रश्न। चलिए प्रश्न अपन देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है।
स्पर्श व्यंजन नहीं है। ये प्रश्न आया आपके, मैंने बताया था व्यंजन के 5 प्रकार बताए थे मैंने, उसमें से चौथा प्रकार उच्चारण के आधार पर, पांचवा प्रकार उच्चारण स्थान के आधार पर। तो ये प्रश्न आया है उच्चारण के आधार पर, उससे प्रश्न आया है। तो आपको सोचना चाहिए, आपके नोट्स बने हुए होने चाहिए, उस नोट्स में आपको देखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो मैं बता दूं एक बार वापस, स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं। तो देखिए, च वर्ग को छोड़कर, कौन सा वर्ग, च वर्ग को छोड़कर, च वर्ग को छोड़कर स्पर्शी टोटल होते हैं कितने, तो 16 होते हैं। कौन कौन से वो मैं बता रहा हूं, च वर्ग को छोड़कर, जिसमें से क वर्ग है अपना, च छोड़ दिया, कु चू ट वर्ग, त वर्ग क्या है, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सभी वर्गों के